नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड के पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की। तो आज की वीडियो है, इसमें हम उत्तराखंड डीएलएड की पिछली परीक्षा 2019 और 20 में हुई परीक्षा के पेपर की यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसमें मुख्यतः आज जो हम करेंगे यहाँ पे जीएस पोर्शन को हम कवर करेंगे, जीके और जीएस पोर्शन को। तो देखेंगे कि इसमें किस तरीके से सवाल आते हैं और यहाँ से जो पुराने पेपर हैं या विगत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं वहाँ से भी कुछ एक दो क्वेश्चन उड़ जाते हैं, कई बार आ जाते हैं। तो वहाँ से भी आपको बहुत ही मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो सवाल था वह था, हवाई जहाज में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या है। तो देखिए, हवाई जहाज जितने भी हमारे एरोप्लेन होते हैं या फिर जहाज कहें, ठीक है, उनमें एक ब्लैक बॉक्स का उपयोग किया जाता है और उसका रंग हमें बताना है कैसा होता है। तो उसका जो रंग होता है वह होता है नारंगी, यानी कि ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है। अब जो ये ब्लैक बॉक्स है वह करता क्या है, यह जो उड़ान होती है, यह उड़ान के दौरान पायलट की गतिविधि और उसके साथ ही एरोप्लेन की गतिविधि, उसमें क्या क्या कमांड आ रही हैं, इन सभी चीज़ों का लेखा जोखा क्या करता है, या फिर ये सभी कमांड्स कहाँ संरक्षित रहती हैं, स्टोर रहती हैं हमारे ब्लैक बॉक्स में। और इसका रंग कैसा होता है, नारंगी, ताकि अगर कोई एक्सीडेंटल स्थिति आ जाती है तो इस ब्लैक बॉक्स की मदद से एरोप्लेन को दूर से ही देखा जा सकता है, इसलिए भी इसका रंग क्या करते हैं, नारंगी करते हैं। ठीक है, फिर है अगला, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता था। मैंने बताया आपको कि कब का एग्जाम है, ये 2020 का पेपर है। तो 20 में ये पूछा गया था, करंट अफेयर से सवाल आया था ये हमारा, कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल्स खिताब किसने जीता था। तो यह जीता था हमारा सोफिया कैनिन ने, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्न में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। तो 17वीं लोकसभा हेतु जो प्रोटेम स्पीकर हमारे चयनित हुए थे या नियुक्त हुए थे वह थे हमारा डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही है। तो हमें राज्यसभा के विषय में 4 कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो पहला है, यह भंग नहीं की जा सकती। दूसरा, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और तीसरा, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। और चौथा, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम उम्र के होंगे। ठीक है, तो अगर बात करें राज्यसभा की, तो अगर राज्यसभा की बात करें तो इसका उल्लेख मिलता है हमें, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा, अनुच्छेद 80 में यानी कि 80 में हमें राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। और यह एक क्या है हमारा, इसको स्थायी या फिर उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी या फिर उच्च सदन किसको कहा जाता है, बहुत बार सवाल आता है। तो ये किसको कहा जाता है, राज्यसभा को। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती है, ये हमारा सही है। फिर है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। इसका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, प्रत्येक 6 वर्ष में जो है इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपना कार्यकाल समाप्त कर देते हैं। और उसी में क्या कहते हैं, दूसरे सदस्य 1/3 सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, फिर जो चौथा पॉइंट है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम उम्र के होंगे। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। जो इसमें न्यूनतम आयु है वह 25 वर्ष ना होके क्या है हमारा 30 वर्ष है, यानी कि पहला और ऑप्शन तीसरा ही सही है, बाकी क्या है गलत है, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये भी करंट अफेयर से लिया गया सवाल था उस समय पे। तो अगर बात करें 5 और 9 नवंबर 2019 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन किया गया था कलकत्ता में, यानी कि ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था।
तो अगर बात करें महाभारत की तो इसका मूल नाम है जय संहिता या फिर भारत या फिर महाभारत, इसको क्या इन नामों से पुकारा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी जय संहिता यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अगर बात करें सेंट्रल रेलवे की तो अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे में 19 जोन है, ठीक है, और 5 क्या हैं, सेंट्रल हैं। ठीक, तो इसमें सेंट्रल रेलवे जो है उसका मुख्यालय हमसे पूछा गया है। तो सेंट्रल रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो ये है हमारा मुंबई में, ठीक है, मुंबई में है, और मुंबई में है हमारा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, यानी कि ऑप्शन चर्च गेट वाला नहीं, हमारा कौन सा, सी, मुंबई CAC छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये क्या है यहाँ पे, इसका सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने बताना है कि किसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने नहीं किया है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया है, सविनय अवज्ञा का भी किया है, खेड़ा सत्याग्रह का भी किया है, बारदोली जो सत्याग्रह है इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है। इसका जो नेतृत्व है वह किया है हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में एक ये क्या था, कृषक आंदोलन था, यानी कि किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि किस नाम से जाना जाता है, बारदोली सत्याग्रह के नाम से। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित घटनाओं को सही अनुक्रम क्या होगा। तो हमें घटनाएं दी गई हैं, हमने उसको एक सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, अगर बात करें साइमन कमीशन की तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो ये हुई थी 1885 में AU होम द्वारा। ठीक है, और मिंटो मार्ले सुधार की बात करें तो ये हुआ था 1909 में। ठीक, तो पहले स्थान पर कौन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, फिर इसके बाद अगला हुआ मिंटो मार्ले सुधार दूसरा, फिर तीसरा और चौथा, यानी कि हमारा तीसरा, दूसरा, ठीक है, तीसरा और चौथा, तीसरा, चौथा और इसके बाद दूसरा और पहला, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है अगला सवाल, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो बात करें केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान की तो यह स्थित है देहरादून में, ऑप्शन बी क्या होगा, ये सही होगा। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो उड़ीसा में कोणार्क मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, और अगर बात करें इसकी निर्माण की तो ये कराया था नरसिंह देव प्रथम ने। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बात करें इसके निर्माण की तो इसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में, और इसमें जो है काले ग्रेफाइट से इसको बनाया गया है, काले ग्रेफाइट के जो पत्थर है उनसे, इसलिए इसका जो अन्य उपनाम है वह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बहुत परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है। इसको अन्य नाम किससे जाना जाता है, काला पैगोडा नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर। फिर है अगला सवाल, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, मुहतसिब को बताना है, इस एक प्रकार का पद था मुगल प्रशासन में, तो हमने बताना है कि यह क्या था। तो एक सेनाधिकारी, विदेश विभाग का अधिकारी, लोक आचरण अधिकारी या पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो बात करें अगर मुहतसिब की तो ये क्या था, एक लोक आचरण अधिकारी था, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे, सही है। फिर है अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 2029 में लाहौर सम्मेलन जिसमें हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अग्रित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो बेसिकली एक सवाल पूछा गया है कि 1929 में लाहौर कांग्रेस का लाहौर सम्मेलन किसने
अध्यक्षता की थी उसको थोड़ा घुमा दिया गया है यहाँ पे। तो इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला, सही युग्म को चुनिए। हमें कुछ यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति की बात करें या फिर कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें, उनको दिया गया है प्रमुख स्थल, और उसके आगे उसके निर्माण के क्या दिए गए हैं, वंश दिए गए हैं या फिर किसके शासनकाल में वह बने। ठीक है, सॉरी तो हमने बताना है कि किसके शासनकाल में वह बने। तो इसमें हमने सही युग्म को चयन करना है, बाकी 3 युग्म क्या है हमारे गलत हैं। तो अगर बात करें महाबलीपुरम की, तो यह महाबलीपुरम किसके काल में बना था? महाबलीपुरम बना था राष्ट्रकूट के में नहीं, बल्कि यह बना था पल्लव वंश के शासनकाल में। एलोरा की गुफाओं की बात करें, एलोरा कंदराएं, तो यह बना था हमारा राष्ट्रकूट के समय पे। ठीक है, शक में ना होके जब राष्ट्रकूट का शासन था दक्षिण भारत में, तब इसका एलोरा की गुफाओं का निर्माण हुआ था। खुजराहो की बात करें तो खुजराहो का निर्माण किया था चंदेलों ने या फिर चंदेल ने, यानी कि ऑप्शन सी क्या हमारा सही है। फिर अब मीनाक्षी मंदिर की बात करें तो यह किया था पांड्य वंश ने। किसने? पांड्य वंश ने किया था, ना कि पल्लव वंश ने। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है, सही है, सही युग्म है, और बाकी 3 हमारे क्या हैं, गलत हैं। और मैंने आपको बता भी दिया था इनका संबंध किस वंश से है, वो भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला, जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को सामान्य क्रियाओं हेतु ऋण देता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्य बैंक को या फिर सामान्य बैंक को ऋण देता है उसे कहा जाता है हमारा रेपो दर। ठीक है, और इसी के विपरीत होता है हमारा विपरीत, यानी कि रिजर्व रेपो दर। तो रिजर्व रेपो दर होता है जब किसी ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक यानी कि और या फिर सामान्य बैंकों से ऋण लेता है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या करता है, रेपो दर में ऋण देता है, परंतु वही भारतीय रिजर्व बैंक किसी वाणिज्यिक बैंक से जब ऋण लेता है तो उसको हम क्या कहते हैं, विपरीत, यानी कि रिजर्व रेपो दर। और अगर बात करें हम बैंक दर की, तो जिस दर पर ऋण प्रदान किया जाता है, जो भी दर हमारी क्या होगी, ऋण हो प्रदान करने की होगी, ऋण प्रदान करने की जो दर होगी उसी को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। तत्काल ब्याज दर होता है कि कोई ऋण अगर 1 से 14 दिन के बीच के लिए कोई ऋण दिया जा रहा है और उस 1 से 14 दिन के ऋण का जो ब्याज होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, तत्काल ब्याज दर कहते हैं। ठीक, और अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए रेपो दर। फिर है अगला, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानवीय विकास सूचकांक किसी भी देश के क्या विकास का आकलन करने की एक क्या है, पद्धति है कि उस देश में किस तरीके से विकास हो रहा है और कितना उसका विकास दर है। इसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है, मानवीय विकास सूचकांक द्वारा। ठीक है, अब इसके जो आकलन के 3 तथ्य हैं वह है, पहला तथ्य है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य में आ जाता है हमारा जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। दूसरा पॉइंट आता है इसका शिक्षा, शिक्षा है हमारा कि उसकी स्कूली शिक्षा की जो स्कूली शिक्षा के जो हैं वर्ष कितने हैं। ठीक है, स्कूली शिक्षा के वर्ष। फिर आ जाता है हमारा जीवन स्तर, तीसरा पॉइंट। तीन पॉइंटों पे हमारा क्या, मानवीय विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा जीवन स्तर। ठीक है, इसमें हम देखी जाती है प्रति व्यक्ति आय। तो अगर बात करें हमारे पास यहाँ ऑप्शन की शिक्षा है, प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है, तो जो नहीं है सूचकांक में शामिल वह हमारा निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। तो ये हमारा क्या, मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिर बढ़ते हैं हम आगे को। अपना अगला सवाल है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? ठीक है, अगर बात करें सकल
राष्ट्रीय उत्पादों में प्रत्यक्ष वृद्धि की, तो यह वृद्धि करेगा ब्याज दर में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। फिर है अगला सवाल, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बहुत ही कॉमन सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है? वह मृदा नमी को रोक सकती है, क्योंकि वह मृदा जो है नमी को रोक सकती है और उसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो वह मिट्टी है हमारी ऑप्शन बी, काली मिट्टी। ठीक है। फिर है अगला सवाल, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो देखिए, भारत का दक्षिणतम जो सबसे लास्ट कोना है इंदिरा पॉइंट, तो उसको हमने बताना है कि वह कहाँ है। अगर बात करें सिंपल की, तो यह अंडमान निकोबार में है, पर हमें अंडमान निकोबार में भी दो ऑप्शन दिए हैं, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार। तो अगर बात करें इंदिरा पॉइंट की, तो यह अंडमान निकोबार के बड़ा निकोबार क्षेत्र में, यानी कि तहसील क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा, बड़ा निकोबार में ये क्या है स्थित है। फिर है अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से हमने सम्मिलित करना है। एक तरफ दी गई है नदी घाटी और उसके दूसरी तरफ दी गई है नदी। हमने जो नदी घाटी है या नदी घाटी परियोजना है उसको उसकी नदी के साथ जोड़ना है। जैसे शिव समुद्रम जो नदी घाटी परियोजना है उसका संबंध किस नदी से है? तो शिव समुद्रम नदी घाटी का संबंध है हमारा कावेरी नदी से। ठीक है। फिर है नागार्जुन, नागार्जुन का संबंध है कृष्णा नदी से। ठीक है। फिर है हमारा जायकवाड़ी, जायकवाड़ी का संबंध है हमारा गोदावरी नदी से। और टिहरी, तो ये सभी को पता होगा उत्तराखंड की प्रमुख जो डैम है, उत्तराखंड का प्रमुख परियोजना है और इसका संबंध है भागीरथी नदी पर ये क्या है स्थित है। तो अगर बात करें इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 4 3 1, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा हमारा सही होगा। फिर है अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष की बात करें तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। और वहीं ड्राफ्ट यानी कि प्रारूप समिति की अध्यक्ष की बात करें तो वे थे भीमराव अंबेडकर। और वहीं अल्पसंख्यक समिति की बात करें तो सरदार पटेल थे उसके अध्यक्ष। और इसके साथ संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये कुछ प्रमुख समितियां थी और इनके अध्यक्षों को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको भी नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को इसका आरंभ हुआ था। और कई बार सवाल इस तरीके से भी आता है कि पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम किस राज्य से हुआ था? तो सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही होगा। फिर है अगला सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो अगर बात करें पंथ निरपेक्ष की शब्द की, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान सभा में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, ये 3 शब्द जोड़े गए थे किसमें, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कभी कभार सन भी पूछ देता है तो सन भी आप लोग याद कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि पेश किया जाता है? तो वित्त विधेयक, जितने भी हमारे वित्त संबंधी कार्य होते हैं उसको वित्त विधेयक में रखा जाता है। तो वित्त विधेयक जो है हमेशा
किस सदन में पारित किया जाता है या पेश किया जाता है, वह किया जाता है लोकसभा में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या है, 25वें का सही आंसर है। फिर है अगला सवाल 26वां, ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो ऑपरेशन क्लीन आर्ट का जो संबंध है वह है नेवलों के बालों की गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ठीक है, नेवलों जो नेवले हैं उनके बालों का गैर कानूनी रूप से व्यापार किया जाता था, उसी के नियंत्रण के लिए या उस पर काबू करने के लिए एक ऑपरेशन क्लीन आर्ट चलाया गया था। ठीक है, तो 26वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर है अगला सवाल 27वां, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन है। तो अगर बात करें भारत के वर्तमान सीएजी की, तो 2020 से 9 अगस्त 2020 से हमारे हैं जीसी मुर्मू। 9 अगस्त 2020 को इन्होंने अपना पदभार संभाला था और वर्तमान तक ही ये क्या है, हमारे महालेखा यानी कि सीएजी हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता। तो अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और अगर बात करें इसमें भाग नहीं लेने की, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के भी भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। जो भाग नहीं लेता वह राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, और बात करें अगर भारत के राष्ट्रपति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की, तो इसका निर्वाचन है अनुच्छेद 53 में इसके निर्वाचन की जो है पद्धति को दर्शाया गया है या फिर इसके निर्वाचन को बताया गया है कि इसका निर्वाचन जो है एकल अनुपातिक द्वारा मत पद्धति द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और अगर बात करें अनुच्छेद 52 की, तो उसमें इसके पद का चर्चा है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में है। 53 में इनके निर्वाचन की डिटेल है या निर्वाचन की बात कही गई है। ठीक है, 53 में इसको एक कार्यकारी प्रधान के रूप में जाना गया है कि का जो भारत की कार्यपालिका है उसका प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में इनके निर्वाचन की क्या है, निर्वाचन संबंधित चीजें हैं। ठीक है, फिर है अगला सवाल, कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास के प्रमुख घटक की बात करें तो कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज की बात करें तो यह कपास में 91% है। इसके अलावा 8% इसमें जल है। ठीक है, और बाकी प्रोटोप्लाज्मा और खनिज लवण, अन्य जितना भी प्रतिशत बच जाता है उसमें प्रोटोप्लाज्मा और खनिज लवण पाए जाते हैं। 91% जो अधिकतर पाया जाता है वह हमारा सेल्यूलोज। फिर है वर्ण अंधित व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता। देखिए, जो वर्ण अंधता है यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, उसमें बहुत सारे आपने सुना होगा कि उसको कलर ब्लाइंडनेस है। तो उसमें जो व्यक्ति है वह कुछ रंगों में फर्क नहीं कर पाता है, तो उसी को पूछा गया है। तो वह जो भेद नहीं कर पाता है वह लाल एवं हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है, उसको दोनों ही रंग एक समान लगते हैं। ठीक है, फिर है सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। फिर है अगला सवाल, गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो बात करें अगर गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील, तो यह हमारा कहाँ पे स्थित है, रिहिंद बांध परियोजना में स्थित है। और इसकी बात करें तो ये कहाँ है, हमारा सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में एमपी और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा के बीच में
है हमारा रिहिंद बांध परियोजना सोनभद्र में, जिसको हम जानते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर से। और इस सागर, यह जो कृत्रिम सागर है, यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम सागर है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। सबसे बड़ी कृत्रिम यानी कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत झील है, जो कि कहाँ पे स्थित है? हमारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे सोनभद्र में। ठीक है, फिर है अगला सवाल, सैटेनिक वैसर्ज नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं सलमान रश्दी। ठीक, फिर है अगला सवाल, रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था भूमि पर अधिकार था, तो रैयतवाड़ी एक प्रथा थी भूमि को लेकर, जो कि अंग्रेजों द्वारा चालू की गई थी, उससे पहले भी थी। तो मुख्यतः जो इसने अपना रूप लिया था वह लिया था 1819 से 1826 के बीच में। उस समय के कमिश्नर आए थे मुनरो। ठीक है, इनके द्वारा यह प्रथा दोबारा शुरू की गई थी। ठीक, और इसमें जो भूमि की अधिकार होता था वह होता था कृषक के पास ही। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था कि जो कुछ चयनित कृषक थे यानी कि पंजीकृत कृषक थे, उनको उनकी भूमि का मालिकाना अधिकार दिया गया था, या जो भूमि थी वह उनके अधिकार के तौर पर थी, परंतु उनको उसका क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था। और जब भी वह कर नहीं दे पाते थे तो वह भूमि किसके अधिकार में आ जाती थी? कंपनी के, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ जाएगी। ठीक है, ये क्या था? हमारा रैयतवाड़ी प्रथा था, जिसमें भूमि का अधिकार सबसे पहले कृषक को था। अगर वह कर नहीं देता था, फिर वह उस भूमि पर अपना अधिकार खोकर उस भूमि को किसको देनी होती थी? उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, फिर है अगला सवाल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो बात करें केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो यह शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है अगला सवाल, ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो ये उस समय का तत्कालिक करंट अफेयर से पूछा गया सवाल था। ठीक है, तो ब्रिक्स का 11वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, यह हुआ था ब्राजील के ब्राजीलिया में। ठीक है, ब्राजीलिया में इसका आयोजन किया गया था 2019 में। ठीक, फिर है अगला सवाल, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के संबंध में हमें कथन दिए गए हैं, हमने बताना है कि कौन सा कथन गलत है। यह संविधान की में शामिल 22 भाषाओं में साहित्य योगदान हेतु दिया जाता है। ठीक है, तो संविधान की, हमारे में संविधान की 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अगर कोई व्यक्ति उन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में क्या कर लेता है? महारत हासिल कर लेता है, तो उसको, यानी कि साहित्य योगदान देता है इन 22 भाषाओं में, तो उसको क्या मिलता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1665 में दिया गया था, यह भी सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1665 में दिया गया था। मलयालम कवि थे उस समय के, शंकर कुरुप। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। शंकर कुरुप नामक एक मलयालम कवि थे, जिनकी कविता संग्रह द बैम्बू फ्लूट। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कीजिएगा, द बैम्बू फ्लूट। इसके लिए इनको क्या 1965 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फिर है तीसरा, 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया था, यह भी सही है। ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। ये ऑप्शन थोड़ा हमें गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था, हिंदी क्षेत्र में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को, हिंदी भाषा के क्षेत्र में। ठीक है, 1968 में दिया गया था ये। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे गलत है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार ना मिलके हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में, और यह मिला था इनकी कीर्ति चिदम्बरा के लिए। ठीक है, चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था हिंदी का सबसे पहले। ठीक है, तो 37वीं का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर है अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो हमें वायुमंडल की परतें दी गई हैं, ठीक है। वायुमंडल में जो परतें हैं 7 प्रकार की परतें हैं, या फिर बहुत सी जगहों पे 5 प्रकार की परतों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उन किन परतों पे कौन से अभिक्रियाएं या फिर घटनाएं होती हैं, और बताना है कि हमने कौन से जो ऑप्शन है वह गलत है। सबसे पहली जो परत होती है वह क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल ही में जो है धूल के कण पाए जाते हैं, धूल के कण और जलवाष्प पाई जाती हैं, तो उस वजह से मौसम संबंधी घटनाएं वहाँ पे होती है। तो ऑप्शन ए क्या है हमारा, गलत है। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल में ही ऊपर पे एक परत पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओजोन परत, ठीक है, जो कि हमारी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है, ठीक है। तो ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में, बिल्कुल सही है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंगे करता है, ठीक है। तो आयन मंडल है मध्यम। फिर इस समताप मंडल के बाद आती है मध्य मंडल, जो कि सबसे ठंडी लेयर है। फिर आ जाता है हमारा ताप मंडल, ताप मंडल में ही का एक हिस्सा है आयन मंडल। और आयन मंडल में जितनी भी हमारी रेडियो तरंगे जाती हैं, सैटेलाइट, जितनी हमारे मोबाइल की रेडियो तरंगे होंगी या टीवी की रेडियो तरंगे होगी, वह आयन मंडल में ही जाती हैं और आयन मंडल से टकराकर हमारे पूरी पृथ्वी में रिफ्लेक्ट होती हैं। तो ये भी सही है। आयन मंडल में ज्योति ध्रुव है, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 हमारे चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे, सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सही हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला सवाल है वह है गौतम बुद्ध के दर्शन में संबंधित विषयों को संकलित किया गया है। तो हमने बताना है कि गौतम बुद्ध के दर्शन में जो संबंधित विषय हैं उनका संकलन किस में किया गया है। तो इसका किया गया है अधीनम अभिधम पीठक में। गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित जितने भी विषय हैं उनका संकलन अभिधम पीठक में किया गया है। इसके इनके मुख्यतः 3 पीठक हैं, ठीक है। विनय पीठक में अगर बात करें विनय पीठक की, तो विनय पीठक में भिक्षुओं से संबंधित नियम बताए गए हैं, ठीक है। भिक्षुओं के नियम हैं, भिक्षुओं के नियम हैं, ठीक है। सुत पीठक की बात करें तो सुत पीठक में बुद्ध और जो भगवान बुद्ध थे उनके और उनके साथियों से संबंधित 10,000 से अधिक क्या हैं, सूत्र हैं, ठीक है। सूत्र और सुत एक ही समान है, मतलब सूत को ही सूत्र कहा जाता है। तो 10,000 से अधिक सूत्र हैं गौतम बुद्ध और उनके साथियों के। तो ये क्या है, सुत पीठक है, ठीक है। फिर एक त्रिपीठक है, सभी ग्रंथों का जो एक संग्रह है उसको हम क्या कहते हैं, त्रिपीठक कहते हैं। किसमें, हमारा बुद्ध ग्रंथ में, यानी कि बुद्ध बौद्ध धर्म में, ठीक है। फिर है अगला सवाल, अंटार्कटिका की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन का सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही थी। तो माउंट विंसन की जो विकलांग महिला थी उनने सबसे पहले जो फतह की थी वह थी अरुणिमा सिन्हा, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे, सही होगा। फिर है 22वां फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ था, होगा, यानी कि ये उस समय करंट अफेयर का था, ठीक है। तो 2022 की बात करें तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। इस जो कहाँ किया गया था, कतर में हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें इसमें जो विजेता टीम थी वह कौन सी थी, अर्जेंटीना थी, ठीक है। अर्जेंटीना ने 2022 का विश्व की यानी फीफा खिताब जीता। और बात करें रनअप की, तो जो रनअप रही वह रही थी फ्रांस की टीम, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर अगला नरसिम्हन समिति का संबंध है। तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। फिर अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो अगर बात करें सत्य कथन की तो इसमें है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो इसके अक्षीय समतल से 66 अंश का कोण बनाती है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, सत्य है। फिर है अगला सवाल, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये उस समय का करंट अफेयर है। अगर बात करें 26 जनवरी 2020 के मुख्य अतिथि की, तो उस समय के मुख्य अतिथि थे हमारा ब्राजील के राष्ट्रपति, ठीक है,
ये थे जॉर्ग डी ओलिवेरा फ्रांसिस्को। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे सही है। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? ब्राजील के राष्ट्रपति थे। और अगर बात करें अब करंट अफेयर की, तो 2024 में पूछ सकता है कि यहाँ उस 2024 में 26 जनवरी के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति। और नाम की बात करें तो ये थे इमैनुअल मैक्रो। ठीक है, इमैनुअल मैक्रो जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वह क्या थे? 26 जनवरी 2024 के मुख्य अतिथि थे। फिर है अगला सवाल, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो 2019 में सभी को पता है कि एक कोरोना की लहर आई थी, 1-1.5 साल बहुत परेशान किया सभी लोगों को इसने। तो ये शुरू हुई थी चीन के वुहान शहर से। फिर है अगला सवाल, वर्ष के प्रारंभ से लेकर अंत तक कौन होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का आयोजन का सही क्रम बताइए? तो हमें बताना है सही क्रम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का। इसमें सबसे पहले होती है हमारा विंबलडन, फिर आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और फिर आता है अमेरिकन ओपन, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीए का अर्थ होता है? तो एनपीए का अर्थ होता है जिसमें क्या हो, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। ठीक है, जो जहां से एक तरीके से सिंपल भाषा में कहें कि ना तो पैसा निकल रहा है ना ही बैंक का ब्याज निकल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम एनपीए कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति पे पैसा फंसना, जैसे विजय माल्या मान लो, वो भी एनपीए ही है। ठीक है ना, तो हम वहाँ से ब्याज निकाल पा रहे हैं बैंक का, जितना भी लोन ले गया था उसका ब्याज, ना ही मूल रकम। ठीक है, फिर है अगला, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है? तो अगर बात करें राज्य में महाधिवक्ता की, तो प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता क्या होता है? नियुक्त किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, और बात करें अगर राज्य इसके अनुच्छेद की, तो 165 के तहत इसका क्या किया जाता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? कानूनी मामले में, जितने भी कानूनी मामले होते हैं उसमें राज्य को यानी कि राज्य सरकार को सलाह देना, जितने भी कानूनी पैंतरे हैं उन सभी का कार्य कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। ठीक है, और इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, यानी कि ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। फिर है अगला सवाल, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर बात करें लोकसभा की, तो संविधान, पहला ऑप्शन है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है। ठीक है, तो संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या मिनिमम और मैक्सिमम तय की गई है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, ये हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, हमारा सही है। ठीक है, मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता है, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। यानी कि पहला और तीसरा हमारा क्या है? सही है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। फिर है अगला सवाल और आखिरी सवाल आज की वीडियो का। हमें सम्मिलित करना है चीज़ों को, एक जगह दिए हमारे पास संस्थान दिए गए हैं और उसका ध्येय वाक्य दिया गया है, हमने बताना है किस संस्थान का ध्येय वाक्य कौन सा है। ठीक है, पहले है हमारा भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना का युद्ध घोष है हमारा सम नो वरुणः। ठीक है, यानी कि पहले का पहला सही है। फिर है डाकतार विभाग। डाकतार विभाग की बात करें तो यह है हमारा अहर्निशम सेवा महे, यानी कि चौथा। फिर बात करें भारतीय वायुसेना की तो इसका है नभः स्पर्शम दीप्तम। ठीक है, भारतीय थल सेना की बात करें तो सेवा अस्माकम धर्म। ठीक, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा यहाँ पे सही होगा।
तो ये क्या थे आज की वीडियो के मुख्य सवाल थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में भी लिख देना ताकि जो नेक्स्ट पेपर है या फिर इसके अगले पोर्शन है जैसे मैथ, रीजनिंग, शिक्षा अभिरुचि, उनमें भी वीडियो मैं ला सकूं, ठीक है। और कमेंट कर देना ताकि दूसरे जितने भी हमारे पेपर हैं उनके भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर सकें, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।